तरह का बेस निकाल के नहीं रखना है, एक तरह का टेबल निकाल। जो ये वाला है ये इस टेबल डेरिवेटिव है ना। दरवाजा भी तोड़ के ले आइए अपने साथ। अच्छा नोट वाइज करके लिखेगा, ठीक है। हेट्रोएटम ऑक्सीडेशन used in phenolate formation. इसमें देखिए कौन कौन सा हेट्रोएटम आएगा। सल्फर आएगा, नाइट्रोजन आएगा, फास्फोरस आएगा, सेलेनियम है। अब ऑक्सीजन को खुद ही थोड़ी ना आप ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो ऑक्सीजन नहीं लेना आपको। सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सेलेनियम लेना। सल्फर को वैलेंसी के फॉर्म में ले लेना है। R2S ले लीजिए, या लिख लीजिए डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फर। नाइट्रोजन में आप ले लीजिए, इसमें लिख लीजिएगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। सल्फर पे 2 लोन पे होगा, मार्क कर लीजिएगा। फास्फोरस पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फास्फोरस। फास्फोरस नाइट्रोजन एक ही ग्रुप का है। सेलेनियम, सेलेनियम सल्फर ग्रुप का है बेसिकली। सेलेनियम का 2 लोन पे डाई सब्स्टिट्यूटेड सेलेनियम। देखिए एक्चुअली ये अगर आप फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से देखिए तो इसको आप सल्फाइड बोलते हैं, इसको आप टर्सरी अमीन बोलते हैं, इसको आप फॉस्फीन बोलते हैं, इसको आप सेलेनाइड बोलते हैं। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ये क्या बना लिया सल्फाइड। राहुल
इसको बंद कर दो गेट भी। टर्शरी एमीन फॉस्फीन सेलेनाइड। देखिए ये कैसे इनोलेट से जुड़े हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप सबको तो नहीं जोड़ सकते इनोलेट से, लेकिन हाँ इनोलेट की जो प्रॉपर्टी है उससे जोड़ सकते हैं। इनोलेट मतलब कार्बोनाइन, तो कार्बोनाइन से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे है कि दो तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको किसी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से ट्रीट करिए, ठीक है। एनी पर एसिड और परऑक्सी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। जैसे बहुत सारा रिएजेंट होता है, जैसे आपका सबसे आसान रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ आपने या तो बेस इस्तेमाल कर रखा है कोई, या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ एसिड इस्तेमाल कर रखा है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ लुईस एसिड इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन रिएजेंट हो गए आपके। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ बेस में अक्सर आप पेरिडीन इस्तेमाल करते हैं, तो पेरिडीन लिया जाता है। एसिड भी ले सकते हैं आप, एसिड जैसे कि आप कोई वीक एसिड ले सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड। लुईस एसिड में आप बहुत सारा लुईस एसिड ले सकते हैं, तो उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो रिएजेंट के हिसाब से पता चलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा रिएजेंट है, जैसे MCPBA है। देखिए MCPBA ले लीजिए, या अब कोई परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, पर एसिड जिसको बोलते हैं। अब बहुत सारा रिएजेंट होता है, कोई मैं एक दो रिएजेंट नहीं है जो आपको यहाँ लिखा दूं, तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन अभी आप यहाँ लिख लीजिए MCPBA और एनी पर एसिड लिख लीजिए, है ना। तो पहली कैटेगरी हो गई। रिएजेंट बता दूंगा मैं आपको अलग से भी, अभी पहले आप रोल देख लीजिए। ये फर्स्ट हो गया, ये ले लीजिए, या ये वाला ले लीजिए, या आप एक और रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आयोडेट टाइप। अच्छा, पैराडेट टाइप में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, NaIO4 इस्तेमाल कर सकते हैं आप, KiO4 इस्तेमाल कर सकते हैं आप, HiO4 इस्तेमाल कर सकते हैं, एटसेट्रा। HiO4 मतलब पैराडिक एसिड। पैराडिक एसिड को मलापरेट रिएजेंट भी बोलते हैं, सो यू कैन आल्सो जस्ट कॉल इट एज अ मलापरेट रिएजेंट। और भी बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, लेकिन अभी तीन मेन जानिए आप खाली। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पर एसिड और पैराडेट, ठीक। ये आप देख रहे हैं ना, इसमें ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं, इनमें कोई भी ले सकते हैं आप। चाहे आप ये वाला लीजिए, चाहे आप ये वाला लीजिए, और चाहे आप ये वाला लीजिए। ये क्या करेगा पता है आपको, जैसे सल्फर के ऊपर ये दो लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, फास्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर है, सेलेनियम के ऊपर दो लोन पेयर है, तो क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। और बहुत सेंसिटिव होता है इस काम के लिए। मतलब अगर इन रिएजेंट्स के बारे में बात किया जाए कि इन रिएजेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम इनका होता है हेटेरोएटम का ऑक्सीडेशन। और भी बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन सबसे आसानी से करने वाला रिएक्शन जो है वो ये है, तो उसके बारे में भी मैं आपको लिखा दूंगा। तो सल्फर के ऊपर देखिए एक लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा भाई, ठीक। देखिए सर, अब आप ये सोचेंगे कि मैं इन सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स को क्यों ले रहा हूं। तो दो रीजन है कि पहला तो देखिए कि जितने भी ऑक्सीजन है, जैसे पैराडेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पर लग रहा है इसके आगे, या पर एसिड है, ये जितने भी रिएजेंट्स हैं सबका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक है। ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रोफिलिक है तो आप उसको न्यूक्लियोफाइल के साथ जोड़ सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ जितने भी सल्फर हो गया, नहीं तो नाइट्रोजन हो गया, नहीं तो फास्फोरस हो गया, सेलेनियम हो गया, सब पे लोन पेयर है, मतलब सब अपने अपने जगह क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो आप उनको इन इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन से जोड़ सकते हैं।
तो इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके पास जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, और ये जितने भी सल्फर है, नाइट्रोजन या फास्फोरस है, सेलेनियम है, ये सारे न्यूक्लियोफाइल। तो यू कैन ऐड न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफाइल। तो वही देखिए हमने किया, हमने इसके लोन पेयर को परऑक्सी ऑक्सीजन पे जोड़ दिया है, O पे माइनस आ गया है और सल्फर पे प्लस आ गया है। इसी तरह से अगर आप नाइट्रोजन पे जोड़ोगे तो नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा और O माइनस हो जाएगा। इस पे जोड़ोगे तो फास्फोरस पे प्लस हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा। इस पे जोड़ोगे तो सेलेनियम पे प्लस आ जाएगा और O माइनस हो जाएगा। पढ़ लीजिए इसका R3N लिखते हैं, ठीक बेटा। बड़ा स्पेशल उठाया मैंने इसीलिए, और जबरदस्त इसका यूज होता है, बड़ा काम होता है इसका। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम आप इसको 10-12 जगह यूज कर सकते हैं। तो मतलब बहुत वर्सेटाइल है, इसको सीखना मतलब ये है कि बहुत वर्सेटिलिटी से आप हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक होता है कि थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा बेटा? R2 AC पे प्लस O माइनस। इसको क्या बोल सकते हैं आप? हाँ, सल्फोनियम। सल्फोनियम बोलिए, याद नहीं करना है इसको, ठीक है। सल्फर का ऑक्साइड है ये, और सल्फर का एक ऑक्साइड होता है उसको सल्फोन बोलते हैं, सल्फॉक्साइड, और 2 ऑक्सीजन होते हैं उसको सल्फोन बोलते हैं। हमने SO2R लिखवाया आपको, SO2R ग्रुप, S के ऊपर 2 डबल बॉन्ड हो और एक R, उसको सल्फोन बोलते हैं, ठीक। तो इसको आप अरे DMSO पढ़ लोगे यार, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, वही चीज। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, RS डबल बॉन्ड O, क्या हो इसको बोलोगे आप? हाँ, सल्फॉक्साइड। इसको क्या बोलोगे? टर्सरी एमीन एन ऑक्साइड, क्योंकि टर्सरी एमीन के एन पर ऑक्साइड है। इसको क्या बोलोगे? फास्फोरस ऑक्साइड। इसको क्या बोलोगे? सेलेनियम ऑक्साइड या सेलेन ऑक्साइड, ठीक है। समझ गए मेरी बात? लिख लीजिए, टर्सरी एमीन एन पर है ऑक्साइड तो एन ऑक्साइड। ये क्या भैया? फास्फोरस ऑक्साइड। ये क्या है भैया? सेलेनियम ऑक्साइड या सेलेन ऑक्साइड। अब जो आप ये देख रहे हैं ना सल्फॉक्साइड, इसको आप थोड़ा फंक्शनल ग्रुप की नजर से भी देखिए और वैसे भी देखिए। इन सब में हमने सल्फर और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया है और सल्फॉक्साइड बना दिया है। ये आप देखिए तो सब पे सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस या सेलेनियम पे प्लस चार्ज आ रहा है। तो अगर आपको इस तरीके से इसको देखेंगे कि ये इसकी खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई है, यानी विड्रॉ करने की टेंडेंसी बढ़ गई है, तो आप इसको एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं। मतलब जितने भी आपके हेटेरो एटम हैं, जब आप इनका ऑक्सीडेशन कराते हो, ऑक्सीडेशन से इनके हेटेरो एटम पे O जोड़ देते हो और हेटेरो एटम पर माइनस चार्ज प्लस चार्ज आ जाता है और O माइनस उसके साथ जुड़ जाता है, तो उससे इनकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक। तो ये जितने सारे ग्रुप हैं आपके, वो सारे बहुत इस्तेमाल होते हैं। इनमें मैंने अभी आपको दिखाया कि सल्फर पे अभी भी एक लोन पेयर है, देखिए है, और सेलेनियम पे भी अभी एक लोन पेयर है। तो अगर आप चाहें, फास्फोरस पे खत्म, एक ही लोन पेयर था, नाइट्रोजन पे एक ही लोन पेयर था, लेकिन सल्फर पे अभी भी एक लोन पेयर है और सेलेनियम पे भी अभी एक लोन पेयर है। तो आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन भी करा सकते हैं। फर्दर ऑक्सीडेशन फिर से कराएंगे तो S के ऊपर एक और ऑक्सीजन आ जाएगा, उसको बोलेंगे सल्फोन, और सेलेनियम के ऊपर भी एक और ऑक्सीजन आ सकता है, उसको बोलेंगे आप सेलेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो इसको आप एक काम करिए, ये ऊपर लिख लिएगा आप, ये रिएजेंट्स के, ये वाला लिख लिया, ये वाला रिएजेंट्स नोट कर लिया ना। हाँ, आपने बोला कि पॉलीसिड है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिल्टर है, लेकिन सर H2O2 बेस लेंगे सर न्यूक्लियर फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा बेस लिए लिखा है इसमें? पिरिडीन थोड़ा पोटा निकालेगा इसके साथ। अच्छा, पिरिडीन नहीं निकालता है, NaOH निकालता है। उसके ऊपर मत जाओ बेटा, मैकेनिज्म पे मत जाओ आप, अभी केवल यूज करो उसको, उस रिएजेंट के यूज को, मैकेनिज्म मत लगाओ। उस रिएजेंट का मैकेनिज्म बाद में भी आएगा, पहले आप यूज देखिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके
उसके ऊपर मत जाइए आप कि वो प्रोटॉन निकालेगा, पिरिडीन नहीं निकालता प्रोटॉन का, ठीक है। H2O2 NaOH होता है तब प्रोटॉन निकालता है उसका। ये पिरिडीन लिखा है, उसको अभी आप रिएजेंट के यूज पे मत जाइए। अभी आप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसको देखिए आप। ये लिख लिया बेटा, रिएजेंट नोट कर लिया, ठीक। अब देखिए, अब इसमें इसके पास अभी भी एक लोन पेयर है, ऐसा लिखिएगा, पर ऑक्सीजन रिएजेंट क्या हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन क्या बन जाएगा, एस के ऊपर 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, एक आ, इसको क्या बोलो भैया, सल्फोन। इसको किसका भी करा सकते हो आगे, पर ओ परऑक्सी ऑक्सीजन बोलेंगे, पर ओ रिएजेंट क्या हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन, क्या बन जाएगा, R2। ऐसे अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं आप इसको, Sc डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे आप, सेलेनियम डाइऑक्साइड। नोट कर, किसी भी रिएजेंट पे आपको नहीं जाना है, समझ गए आप। अगर रिएजेंट चले जाएंगे आप जो आपको बताना चाह रहे हैं वो देखिए बस खाली। दैट इज कनेक्टेड टू इनोलेट, हाउ यू कनेक्टेड दिस ऑल दीज थिंग्स विद इनोलेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि ये क्या चीज है, वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे जब अभी आपको सवाल करवाएंगे, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप इसको इनोलेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, और इनोलेट का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, और कैसे आप इसको हर तरफ बाइफर्केट कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप। सुनिए, ये जितने भी हैं वो सारे फंक्शनल ग्रुप हैं किसी न किसी तरीके के। सल्फर पे, नाइट्रोजन पे, फास्फोरस पे या सेलेनियम पे जब आप ये सारे रिएजेंट लगाते हो जो किसी तरीके से सल्फर का ऑक्सीडेशन कर दें और सल्फर को पॉजिटिव चार्ज में चेंज कर दें या हेटेरोएटम को पॉजिटिव चार्ज में चेंज कर दें, ठीक, तो आप उससे आपसे पूछे क्या हो सकता है, उसमें क्या हो गया, तो अभी सल्फर के अंदर विड्रॉ करने की टेंडेंसी नहीं थी, जैसे ही आपने उसके साथ एक ऑक्सीजन जोड़ा उसकी विड्रॉ करने की टेंडेंसी आ गई, एक और ऑक्सीजन जोड़ा तो और विड्रॉ करने की टेंडेंसी आ गई। मतलब कहीं अगर सल्फर को आपको विड्रॉइंग ग्रुप में चेंज करके इनोलेट बनाना है, सो ये बढ़िया रिएजेंट है इसके लिए। मतलब आप इसको लीजिए इन सारे रिएजेंट्स को और सल्फर को सल्फोन में चेंज करके, सल्फर को सल्फॉक्साइड में चेंज करके आप उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और भी है बेटा जो बहुत जबरदस्त है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको लगता है कि ये सल्फर वाले ग्रुप कहीं जुड़े हैं किसी कार्बन पे और इनके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हो, उसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो लीविंग टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। जैसे N2+ होता है ना, आप बोलते हो कि OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन जब हम OH को प्रोटोनेट करके OH2+ में चेंज कर लेते हैं तो वो बढ़िया लीविंग ग्रुप हो जाता है। तो लीविंग ग्रुप क्यों बनाया जाता है, एलिमिनेशन कराने के लिए। तो एक इसका बहुत जबरदस्त यूज पढ़ेंगे आप एलिमिनेशन में, जिनको बोलते हैं इलिड केमिस्ट्री। पूरी जितनी विटिग ओलिफिनेशन, HWE विटिग ओलिफिनेशन, जूलिया ओलिफिनेशन, बहुत सारा न्यू रिएक्शन बनता है इस पे। मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैंने आपको यहां पे इसलिए इसको बताया है कि अगर आप किसी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को जैसे सल्फाइड को, या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को जैसे टर्सरी अमीन को, या फास्फोरस जैसे ट्राइफॉस्फीन को ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, या सल्फाइड को या सेलेनाइड को अगर आप प्लस में चेंज कर देते हैं किसी तरीके से, ठीक, प्लस में नहीं, O के साथ प्लस में O जोड़ना पड़ेगा, तो आप उसको विड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में आप बेस के इस्तेमाल से उसका इनोलेट बना सकते हैं। तो इसको यूज करूंगा मैं, तो आप इसको एक लाइन लिख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं उसको। मेरी बात समझ में आ गई? 2 बार क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 लोन पेयर है, एक होगा तो एक बार होगा, जैसे इसका एक ही बार हुआ नाइट्रोजन का और फास्फोरस का, ठीक। लिखिए
हेट्रोएटम any heteroatom based functional group such as sulfide, tertiary amine। अरे आपने एक नेम रिएक्शन पढ़ा हुआ है, हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, सुना है आप लोगों ने? आपने सुना है हाफ मैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन? नहीं सुना है? टर्सरी अमीन का मतलब किसी भी अमीन को प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्सरी अमीन में चेंज करने वाला रिएक्शन। नहीं पढ़ा है तो पढ़िए इसको कम से कम। हाफ मैन एलिमिनेशन बड़ा छोटा सा रिएक्शन होता है और बहुत छोटी क्लासेस में दिया हुआ होता है, जानिए उसको थोड़ा। बहरहाल जो है यहाँ पे आपको इतना समझना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा इधर उधर मत जाइए। Any heteroatom based functional group such as sulfide, tertiary amine, phosphine, selenide, when react with any per acid reagent पर एसिड समझ गए ना मेरी बात? इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन स्पीसीज, ये है इसका मतलब, ऐसे लिख लीजिएगा ब्रैकेट, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन स्पीसीज। देन ऑलवेज क्या होगा? देन ऑलवेज हेट्रोएटम ऑक्सीडेशन will occur. Then always heteroatom oxidation will occur. ठीक है? To give सल्फॉक्साइड और सल्फोन, अंडरलाइन करते जाइएगा। To give either सल्फॉक्साइड और सल्फोन कॉमा टर्शरी अमीन एन ऑक्साइड फास्फोरस ऑक्साइड एंड सेलेन ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए एंड सेलेन ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली। इससे क्या मिलता है आपको? दो चीजें, एक तो उसकी विड्रॉ करने की टेंडेंसी, खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, दूसरा वो बढ़िया लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए मेरी बात को? तो ये दोनों प्रॉपर्टी को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि सल्फर है, विड्रॉ कर रहा है लेकिन उतना बढ़िया विड्रॉ नहीं कर रहा है, लेकिन जब आपने इसके साथ डबल बॉन्ड O जोड़ दिया तो ये और विड्रॉ करने लगा, तो विड्रॉ की टेंडेंसी बढ़ जाए। ठीक, बस एक चीज लिख लीजिए इसमें, पहला करके in this reaction sulfur group, nitrogen group, selenium group and phosphorus group. In this reaction sulfur group, nitrogen group, selenium group and phosphorus group will be converted to
strong electron withdrawing group, A strong electron withdrawing group will be converted to, पहला क्या होगा, strong electron withdrawing group and good leaving group. प्लीज मार्क कर लीजिए. अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा. अब हम आपको एक दिखा देते करके बेटा, तो उसको पूरा देखिए बेटा, बहुत सिंपल है मेरा अपना टारगेट, तो मैं आपको बता देता हूँ. इधर लिख लेना पूरा. आपका पहला क्लास है क्या है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में देखिए कुछ ऐसा किया अगर जब कुछ नया एकदम से नया हो तो थोड़ी देर लड़के वापस चला जाता है, वो आने लगेगा आपको धीरे धीरे. लेकिन ये बात सही है कि देखिए बेसिक जो चीजें होती हैं छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, वो आप एट अ रैंडम नहीं आदमी को क्लियर करना चाहिए. पहले चीजें सीखनी चाहिए. बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत को लोगों को आती है, बहुत को नहीं आती है. आप अलग से पूछ लीजिए, बता दूंगा मैं आपको. लेकिन जब आप इस स्टैंडर्ड के क्लास में बैठे हैं जिसमें कि आपको एक बहुत हाई पेपर देने जाना है, तो उस स्टैंडर्ड के क्लास में मैं आपको बहुत सारे नीचे तो उतर जाऊंगा तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा. लेकिन ये है कि हाँ, आपको कोई चीज नहीं समझ में आती, कोई चीज होती, मार्क कर लीजिए, पूछ लीजिए मेरे से. क्लास के बाद में पूछ लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है. आपका तो अभी पहले ही क्लास है, कुछ छोटा भी है पीछे से, उससे भी कोई लेन देना नहीं. लेकिन जो चीज मैं आपको बताऊं ना, अगर वो आप सुनिए तो चाहे कितना भी स्टैंडर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको समझ में आ जाएगा. और मेन चीज है कि वो आपके समझ में आने के बाद आपका होना चाहिए पेपर में, एग्जाम में सवाल, तो उसके हिसाब से पढ़िए. समझ गया? अब मैं बहुत सारा बेसिक या बहुत सारा एडवांस नहीं डील करना चाहता. मैं चाहता हूं इस तरह से डील किया जाए, जिस तरह से आपके तक रीच भी कर जाए और सवाल भी कर जाए. देखिए मैं जो आपको बताया उसको समझा रहा हूं. देखिए मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए बहुत क्लियर है, मैं आपको एक छोटा सा एक कन्वर्जन सा बता रहा हूँ आपको. सीएल लिया मैंने, ठीक, एंड मैंने आज में जो है वो ये एक रिएजेंट ऐड किया. ये क्या हो गया आपका? Na प्लस है भाई, S माइनस. ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल. Cl क्या है? लीविंग ग्रुप. ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, क्या बन गया आपका? SPH. ये क्या है भैया? SN. अब आप मुझे बताइए कि मेरे जो टारगेट है, मैं आपको अपना टारगेट बताता हूं. मेरा टारगेट है इस सल्फर के बगल में एक इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना. ये मेरा टारगेट है. अब सल्फर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है ना भाई, तो सल्फर को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनाने का तरीका क्या है? सल्फर को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनाने का तरीका है कि सल्फर पे आप ऑक्सीडेशन कर दो. सल्फर पे ऑक्सीडेशन करने के लिए आप जो रिएजेंट इस्तेमाल करना है, वो रिएजेंट ऐसा होना चाहिए जिसका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक हो. अब ये मैं आपको एक करके दिखा देता हूं, ठीक है? तो एक बार रुकिएगा, देखिएगा मेरी बात, सुनिएगा. दो लोन पेयर है, थोड़ा देखिए पराक्सी ऑक्सीजन का मतलब समझिए. जैसे देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, तो पेरोक्साइड बॉन्ड हुआ, तो एक निगेटिव और एक, ठीक है. सल्फर है क्या? न्यूक्लियोफाइल. ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल. देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मैंने इस पर अटैक किया और ये, ठीक, ध्यान से देखिएगा. सब में ऐसा ही होता है, लेकिन मैं एक करके दिखा रहा हूं. OH और सल्फर पे क्या आ गया? प्लस. भाई जब सल्फर ने अपने लोन पेयर से अटैक किया इसके पर, तो सल्फर पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और ये निकल गया OH माइनस की तरह. तो इसके साथ क्या आ गया? प्लस OH माइनस.
फिर सल्फर पे प्लस है, तो सल्फर का प्लस किसी भी स्पीसीज पे प्लस आता है ना तो स्टेबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी हेटेरो एटम पे या किसी भी ग्रुप पे आप प्लस चार्ज लगा दो तो वो स्टेबल नहीं होता है। तो उसको स्टेबल करने का तरीका क्या है कि या तो उसके साथ आप उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो, और या तो क्या करो आप उसके साथ कोई फिर माइनस चार्ज लगा दो। तो देखो क्या है, सल्फर प्लस है इसलिए ये OH का हाइड्रोजन एसिडिक है। तो ये बेस ने क्या करा, ये इसका प्रोटॉन निकाल लिया। ध्यान देखिएगा क्या बन गया, SPH प्लस O-। यही है सल्फर ऑक्साइड जो मैं बना रहा था आपको, S डबल बॉन्ड O लिख दे रहा था बाद में। अब आप पूछोगे कि सर इसके लिए यही ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्यों इस्तेमाल किया। पहली बात तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब कि ऑक्सीजन कंटेनिंग होना चाहिए। तो हमने इसी को इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जितने भी हेटेरो एटम थे वो सारे क्या थे, न्यूक्लियोफाइल। तो हमको परऑक्सी ऑक्सीजन इसलिए चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है। तो 3 कैटेगरी होती है परऑक्सी ऑक्सीजन की, एक होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, एक होता है परऑक्सी एसिड जैसे MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, वो मैं आपको बताता हूँ, और भी बहुत सारे रिएजेंट होते हैं। और पर आयोडेट में भी परऑक्सी ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी परऑक्सी ऑक्सीजन होता है, और ये परऑक्सी एसिड जो मैंने आपको बताया MCPBA उसमें भी पर ऑक्सीजन होता है। पर ऑक्सीजन का मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी। अब आप इस पे गौर करेंगे तो आपको फिर वो समझ में नहीं आएगा कि हम पढ़ा क्यों रहे हैं आपको यहाँ। आप इसको इस बात से गौर कीजिए कि अगर मैं ये सारे रिएजेंट लूंगा तो सल्फर सल्फॉक्साइड में और सल्फोन में चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मैंने इसको सल्फॉक्साइड में चेंज किया तो ये क्या है, यहां से देखिएगा है, यही है ना। अब बताइए कि SPH में और SOPH में किसके पास, इसके पास पाई बॉन्ड है, इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है। तो बताइए कि इसके और इसमें किसमें विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसके अंदर। आपसे पूछे कि कोई क्यों, तो इस पाई बॉन्ड की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। दूसरा सल्फर पे प्लस है, किसी भी स्पीसीज पे प्लस आता है तो उसकी विड्रॉ करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। अब बेटा आप सल्फॉक्साइड के बगल में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हो गया, कोई भी बेस लीजिए इनोलेट बन जाएगा, और इनोलेट बन जाएगा तो इनोलेट का मतलब हो गया कार्बोनायन, और कार्बोनायन का मतलब हो गया कि वो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ सकता है। तो आप ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना चाहते हैं यहाँ पे, वो आसानी से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ लिखवाया उसका ये मतलब था, जो मैंने अभी आपको पूरा बताया, कि किसी भी जगह पर अगर आपको लगता है कि इस तरीके का ग्रुप है हेटेरो एटम वाला, और उसके ऊपर इस तरीके का कोई भी रिएजेंट होता जो मैंने बताया, तो आपको एक ही रिएक्शन सबसे पहले सोचना है, वो है हेटेरो एटम ऑक्सीडेशन। समझ गए मेरी बात को। और हेटेरो एटम ऑक्सीडेशन में सल्फर का ऑक्सीडेशन हो सकता है, नाइट्रोजन का हो सकता है, सेलेनियम का हो सकता है, और फास्फोरस का हो सकता है। उसका आपसे कोई पूछे क्यों किया जाता है ये ऑक्सीडेशन, तो आप 2 रीजन दीजिए उसको। पहला, अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है, दूसरा बढ़िया लीविंग ग्रुप जब कन्वर्ट हो जाता है। अब बढ़िया लीविंग ग्रुप में किस तरह से यूज किया था वो नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, मैं इनोलेट से कनेक्ट करा रहा हूं। तो क्लियर हो गया बेटा आपको। ठीक, अब इस पे हमने आगे क्या लगाया, बेस। बताइए ये हाइड्रोजन एसिडिक है, निकाल दीजिए बेस के साथ इस हाइड्रोजन को। देखिए मत, बिल्कुल भी मत लिखिए अभी। हाँ सही है ना, क्या बोलोगे इसका, इट इज कार्बोनाइड ऑफ सल्फोक्साइड या इनोलेट ऑफ सल्फोक्साइड। देखिए इसको मैं डीलोकलाइज करने जा रहा हूं, ये देखिए आई बात समझ में। हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी पाई बॉन्ड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लिया जाए और उसके बगल में जो हाइड्रोजन है उसको हम किसी बेस के साथ एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और उस कार्बोनाइन को डीलोकलाइज करके माइनस चार्ज को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डीलोकलाइज कर दें, तो उसको हम इनोलेट बोलते हैं। वही बन रहा है, देख लीजिए। समझ गए मेरी बात को। बस अब इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दीजिए बेटा। इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कोई भी मैंने मान लिया, मान लीजिए अब आप हमसे पूछेंगे कि सर इस ऑक्सीजन को दोबारा सल्फर में कैसे ले जाए, पूछेंगे ना भाई, देखो यहां तो सल्फर में ऑक्सीजन नहीं है, तो सल्फर को दोबारा ऑक्सीजन में चेंज करने के लिए यहां पर जो रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है वो होता है, आप बताइए आपको सबसे कॉमन रिएजेंट कौन सा पता है जो रिड्यूस करता हो, रिडक्शन करने के लिए सबसे आसान रिएजेंट जो आपने पढ़ा हो कभी छोटी क्लासेस में, हाँ
H2 पढ़ा है आपने, H2 निकल, H2 PD, H2 PT पढ़ा होगा ना। तो आप कोई भी H2 बेस रिएजेंट ले लीजिए, वो इसके ऑक्सीजन को हटा के दोबारा सल्फर में चेंज कर, ठीक। तो उसको बोलेंगे आप रिडक्शन ऑफ सल्फोक्साइड। समझ गए मेरी बात को। तो देखिए बेटा, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पर विड्राइंग नेचर नहीं है और मैं अपने बगल से इनोलेट बना करके मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना चाहता हूं, तो मैं उसमें रिएजेंट का सहारा लूं। रिएजेंट का कौन सा सहारा लूं? कोई भी पर ऑक्सीजन वाले रिएजेंट का सहारा लूं। उसके बाद जब मेरा काम खत्म हो जाए तो मैं इसको निकाल दूं, अगर मुझे दोबारा उसको सल्फर में चेंज करना हो तो, ठीक है। तो ये इसका देखिए मकसद समझिए। तो मैं आपको मकसद बताना चाहता हूं कि भाई अभी सल्फर था, इसके ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा तो ये विड्रॉइंग हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। फिर हमने इसका प्रोटॉन निकाल के कार्बन आयन बनाया, फिर उसके बाद उस पर हमने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, और फिर जब रिएक्शन खत्म हो गया तो उसके ऑक्सीजन को हम दोबारा सल्फर में चेंज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ सर्टेन रिएजेंट, जो मैं आपको बता देता हूं। समझ गए मेरी बात को। तो जो देखिए होता क्या है, कोई चीज पढ़ी जाती है, मान लीजिए हमने इनोलेट पढ़ लिया, इनोलेट के साथ अब रिएजेंट को कनेक्ट करना आना चाहिए। जैसे हमारे पास दो कैटेगरी के रिएजेंट होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, दूसरा होता है रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट में हम क्या करते हैं, सारे जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम अलग अलग जगह पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको जोड़ते हैं। तो अब है तो ये इनोलेट, लेकिन इनोलेट वाला रिएजेंट बोल दीजिए इसको आप, कि इनोलेट से रिएजेंट को मैंने कनेक्ट कर दिया है, कि मैंने दो रिएजेंट ले लिए, एक पर ऑक्सीजन वाला रिएजेंट ले लिया और अभी एक आपको बताने जा रहा हूं रिड्यूसिंग रिएजेंट, उसको कनेक्ट कर दिया और मेरी एक स्कीम तैयार हो गई। मान लीजिए मेरा एक रिएक्शन तैयार हो गया। समझ गए मेरी बात को। तो इसको पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस। समझ गए बेटा। तो इनोलेट को यूज करना है यहाँ पे, ये आप यहां तक लिख लीजिए बेटा, यहां तक बना लीजिए। पर मैं आपको ये जो रिडक्शन वाली बात है ये भी लिखवा देता हूं और फिर मैं आपको सवाल पे लाता हूं। ठीक, आपको बात समझ में आ गई? जो मैंने लिखवाया आपको समझ में आ गया ना? देखिए सुनिए, जब आप मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं चढ़ना है तो पहले उसकी मैकेनिज्म सिखाई जाती है। उसके लिए आदमी को भी देखा जाता है कि ये आदमी इतने काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और फिर उसको उसके लिए सामान भी दिया जाता है कि तुम ये सामान ले लो, कहीं अगर फंस जाओगे तो सामान का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है। अब मान लीजिए हम कितने भी बड़े योद्धा हो, हमारे पास तलवार ना हो या हमारे पास अस्त्र शस्त्र ना हो, तो क्या लगता है आपको कि हम जाके लड़ सकते हैं? कहीं गए, पता चला बम फेंक दे, उड़ गए, तो फिर हमारी लड़ाई फायदा क्या हुआ? तो ये जो हम आपको अस्त्र शस्त्र बता रहे हैं यही होता है रिएजेंट। बिना रिएजेंट के बिना आप कोई स्कीम रन ही नहीं कर सकते। तो रिएजेंट की ज्ञान, रिएजेंट का नॉलेज हर एक स्तर पे होना चाहिए, छोटे स्तर पे भी होना चाहिए, बड़े स्तर पे भी होना चाहिए। इसको आप लिख सकते हैं इनोलेट ऑफ सल्फोक्साइड। इसको पढ़ाने का एक रीजन ये भी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर किसी ने सीख लिया तो आप ये मान के चलिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बहुत सारी चीजों को एक साथ सीख रहा है, ठीक, और उसको कभी कोई डाउट भी नहीं आएगा। इसी तो सवाल आया था प्यूमरर यही तो था, सल्फोक्साइड में तो प्यूमरर होता है, लेकिन बात उसकी नहीं है। बात है कि आदमी को सीखे तो तब तो कोई चीज लगाए, जब उसको ज्ञान अगर सिस्टमेटिक हो, चीजें पता हो, लगाना आता हो, तभी तो कर पाएगा वो। अब उसको मान लीजिए एक साथ 10 चीज आती है, लेकिन किस ऑर्डर में लगाना है वो नहीं पता, तभी नहीं कर पाएगा सवाल को। ठीक है, तो ऑर्डर सीखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक बना लिया बेटा? बना लिया? आपको समझ में आ गई मेरी बात? यहां थोड़ा सा आप देखिएगा, यहां एक चीज लिख लीजिएगा, जैसे ये सल्फर है, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट व्हेन सल्फोक्साइड इज फॉर्म इट विल बी कन्वर्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, जब यहां खत्म कीजिएगा स्कीम को, स्कीम खत्म करने के बाद ऐसे लिख लीजिएगा कि ये S को जब मैं SO में चेंज कर रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं उसको, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसके लिए कौन सा रिएजेंट लेना मैंने बता दिया। ऐसा बेटा सबके साथ होगा, सबके साथ, लेकिन जिसके साथ डबल बॉन्ड होगा उसी के साथ इनोलेट बोला जाएगा। समझ गए बात?
ठीक, अब नीचे लिख लीजिए all these heteroatom oxides can be reduced especially sulfoxide selenoxide tertiary amine N-oxide and phosphine oxide into इनिशियल फॉर्म, ठीक है, इनटू इनिशियल फॉर्म समझ रहे हैं ना, बिना ऑक्सीजन के, ठीक, विद द यूज ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स, रिएजेंट नोट देखिए, आपको जो ये सेलेनॉक्साइड और सल्फॉक्साइड बताया मैंने, इसका इंपॉर्टेंस यहां तक भी सीमित नहीं रहता, ये एक और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जाकर जुड़ता है, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, मतलब ये जो मैंने आपको बताया है इसका इंपॉर्टेंस आप अगर देखेंगे तो छोटी से छोटी ब्रांच से लेके हर एक ब्रांच तक मिलेगा आपको। और मतलब अगर इसको कोई ढंग से इसको सीख ले, पढ़ ले, याद कर ले या उसको उस पर प्रैक्टिस कर ले सवालों की, तो आराम से उसको देख दो से तीन सवाल तो मिलने ही मिलने हैं, बी और सी मिला, समझ रहे हैं, पूरा अगर पढ़ ले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, विद द यूज ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट लिख लिया, ठीक है, रिएजेंट नोट कर लीजिए। जैसे भैया H2 निकल एंड H2PDC, पैलेडियम चारकोल, H2PTC, H2 रोडियम ऑक्साइड ओवर चारकोल, H2 रोडियम चारकोल, H2PD एटसेट्रा। इन सारे रीजेंट्स हैं, दोबारा वापस ठीक भाई। अब हम आपको इसका सवाल बता देते हैं, बहुत सारा सवाल है तो उनके फॉर्मेट समझ लीजिए आप, ठीक है। और सल्फॉक्साइड से जुड़े हुए 1-2 रिएक्शन है वो देख लीजिए आप, ठीक है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर मैं जो है आगे देखिए, H2 के साथ निकेल है, PD के साथ चारकोल है, खाली PD भी ले सकते हैं, ठीक, प्लेटिनम चारकोल भी ले सकते हैं, रोडियम चारकोल भी ले सकते हैं, रोडियम ऑक्साइड चारकोल भी ले सकते हैं। ये तो थोड़े रिएजेंट हैं, वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको थोड़े से बताएं जो कि इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोजन H2 वाला रिएजेंट इस्तेमाल करना है, ठीक है, उससे दोबारा ऑक्सीजन हट जाएगा, ओके। और ये जो पर एसिड रिएजेंट हमने आपको बताए, H2O2 बता दिया एक, तो एक पैराडेट बता दिया, और एक मैंने आपको क्या बता दिया, ये MCPBA। तो पर एसिड बहुत सारे होते हैं, तो जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हैं ना, जैसे एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड में एक पर ऑक्सीजन लगा दीजिए, पर एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ले लीजिए, पर फॉर्मिक एसिड, ठीक, या CF3CO3H ले लीजिए, CO2H, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, एक ऑक्सीजन और बढ़ा लीजिए, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। तो कोई भी पर एसिड का मतलब कोई भी पर एसिड ले सकते हो। तो अगर आप लिखना चाहें तो उनको भी लिख लीजिए, अगर आप चाहें तो। ये मिटा दो भाई, कुछ पर एसिड रिएजेंट लिख लीजिए।
ये MCPBA सॉल्वेंट। MCPBA ये होता है भैया मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। पर एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं पर एसिटिक एसिड। तीसरा CF3CO3H, इसको बोलते हैं ट्राइफ्लोरोपैरासिटिक एसिड। चौथा ये जानते हैं, ये वाले जानते हैं H2SO5 सल्फर के पराक्सी एसिड है, कैरोज एसिड, सल्फर को बोलते हैं कैरोज एसिड H2SO5 को, और H2SO8 को क्या बोलते हैं, मार्सोल्स एसिड। बिल्कुल, ये है कैरोज एसिड। ये वाला क्या है, देखिए सुनिए, अब कोई कहे सर हमको ये समझ में नहीं आया, इसमें कुछ समझना वजना नहीं भैया, ये रिएजेंट है, इसको समझा नहीं जाता है, इसको समझने जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे आप। केवल इतना समझिए कि ये रिएजेंट है, इसको यूज किया जाता है, इसका ये काम होता है, काम समझिए। रिएजेंट को आप याद नहीं करना, ये समझना है कि ये रिएजेंट इस काम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो वर्क इज इंपॉर्टेंट। जी भैया एक और ले लीजिए, ये थोड़ा डमरू जैसा रिएजेंट होता है, इसे DMDO बोलते हैं इसको। ज्यादा बताएंगे नहीं, बस गने बताएंगे आपको। डाइमिथाइल डाइऑक्सीरेन, ठीक, डाइमिथाइल डाइऑक्सीरेन एटसेट्रा कर दीजिए, बस बहुत हो गया। ठीक है, हमने आपको बता दिया ये चीजें, अब हम आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन में सवाल बताते हैं। ठीक, ये हमारा पहला नोट खत्म हो गया, हमने चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी, एक छोटा सा आपको सवाल भी करके दिखा दिया। अब हम आपको सवाल देते हैं, सवाल देखिए उसमें। ठीक, अच्छा एक बात और सुनिए, अब कोई कहे सर कि इनोलेट बनाने के बाद सर वो H2 नहीं दिया सर, अबे तो नहीं दिया तो कोई जरूरी नहीं कि दे वो, हम तो आपको बता रहे थे कि अगर ले लोगे तो हट जाएगा, नहीं लोगे तो पड़ा रहेगा ऑक्सीजन। समझिए मेरी बात को, यूज समझिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। और दो काम बताए मैंने आपको, पहला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा लीविंग ग्रुप। ठीक है, चलो अब बिठा दो भाई, नोट कर लिया। बेंजोइक एसिड जानती हो, है? तो ये समझ में आ रहा ना बेटा, क्लोरोपरबेंजोइक। ठीक, ये रिएजेंट आपके बैंक बैलेंस की तरह होता है केमिस्ट्री के। अगर आपके पास रिएजेंट का नॉलेज है तो मतलब आपके पास बैलेंस है। बहुत लोग आपने देखा होगा, बहुत लोग अमीर भी होते हैं लेकिन वो गधे होते हैं, मतलब उनको खर्चा करना नहीं आता। तो सब कुछ पैकेज की तरह होना चाहिए, लेकिन आपके पास रिएजेंट जरूर होना चाहिए। अगर आपको यूज नहीं पता रहेगा तो आप फिर चाहे कितना भी सीख लीजिए, फंस जाएंगे आप। ठीक है, चलिए मैं आपको सवाल देता हूँ, सवाल बताइए। कुछ सवाल मैं आपको करके दिखा दूंगा, कुछ आपको करने होंगे। छोटे सवाल बता रहा हूँ, है ना।
जितना सवाल को प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर मैंने लिया है एमसीपी लिए, फिर मैंने लिया है जी भाई सही, पूरा सवाल आप जो है ना आप मत किया करिए, ठीक है। जब मैं लिखता रहा तो आप बस सोचा करिए हमें कैसे करना है इसको, ठीक है। हमारे सवाल है पहले हम आपको बता दें, फिर उसके बाद तब आपको देंगे तब आप करिएगा, ठीक है। पहले आपको 4 5 सवाल 6 सवाल 8 सवाल करवा दें, उसके बाद फिर आप करिए। हम तो चाहते थे डी भी दे देते, लेकिन आप पहले ए बी तो पहुंचे, तब सी पहुंचेगा तब डी आएगा। हाँ पहला बताइए, पहला स्टेप बताइए। ये देखा करिए बेटा, ये माइनस है, क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल। थोड़ा थोड़ा बात सोचिए आप, ऐसा नहीं है कि बेसिक का बात आता है तो किसी को लगाना नहीं होता है, उसको लगाइए, कनेक्ट कीजिए उसके साथ, डाउट नहीं आएगा। यहाँ देखिए बी आर दिख रहा है आपको, माइनस प्लस है, हुआ, जुड़ गया, ठीक है। क्या बना? जी भैया जुड़ गया। ये न्यूक्लियोफाइल था, इसको चाहे तो आप जब बोल दीजिए ए, तो ये न्यूक्लियोफाइल ए, और जहां पे आपने अटैक कराया है इलेक्ट्रोफाइल को मान लीजिए बी, तो ये रहा बी, और मैंने ये रेड रेड बॉन्ड बना दिया, इसका मतलब मैंने इसके बीच में बॉन्ड बनाया है, ठीक। अब अच्छा अब हाइड्रोजन निकलेगा है, अच्छा ठीक है। यहां से निकले, कहां से निकले? इसके पास से देखिए दो है ना, एक देखिए कीटोन है, कीटोन विड्रॉइंग ग्रुप है, पाई बॉन्ड कंटेनिंग, हाँ। तो इसके साथ एक तो विड्रॉइंग है, तो इसके बगल में अल्फा एक ये है और ये कि अल्फा ये है, तो इस पे तो हाइड्रोजन नहीं है, 2 He है, इस पे क्या है? एक हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप बेस लेंगे, अब देखिए मेरे पास सुनिए, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि एलडीए बेस है। अगर आपको ये नहीं पता कि एलडीए बेस होता है तो भी आपका सवाल नहीं कर सकते। तो इसलिए जितने बेस और जितने बेसिक रिएजेंट हम आपको दिए हैं, बताए हैं कि इनको बार बार आप गौर कीजिए, इन पे गौर बिल्कुल करना ही करना है आपको, क्योंकि अगर आप उन पे गौर नहीं करेंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे उनको, तो कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे। तो एलडीए बेस है और हमारे पास अल्फा प्रोटॉन है, उसका हाइड्रोजन निकलेगा और वहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन से जुड़ेगा? तो आप क्या करिए, आप इनोलेट बनाइए और आइए मत। एलडीए बेस होता है, ये प्रोटॉन एसिडिक है, एसिडिक है तो यहाँ कार्बोनाइन बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा तो वो इनोलेट होगा, ये कंसेप्ट है। लेकिन कंसेप्ट ये कहता है कि इस कीटोन के बगल में इस अल्फा पे जो ये हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, और बेस इसका प्रोटॉन निकाल के न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, और फिर आप वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसमें? Ame के बाद I, यानी Ame प्लस और I माइनस, तो यानी कि आप H हटाइए और Ame जोड़ दीजिए। तो यहां पर अभी आपका क्या हो गया बी में, ये क्या हो गया भैया आपका ए। अब आप बेस ले लीजिए, एलडीए क्या हो गया आपका बेस। बेस क्या कर दिया, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक है। फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ना इसके साथ, हाँ जोड़ दीजिए इलेक्ट्रोफाइल, SPH और यहाँ पे
से देखिए इसको सवाल को, आपको कोई डाउट नहीं आएगा कहीं भी। ठीक, अब इसके बाद सल्फर ऑक्सीडेशन। ठीक, हम आपको यहाँ एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं, थोड़ा सा मेरे बात सुन लीजिए। ठीक है, यहाँ तक पहले आप कर लीजिए। पहले से पढ़े हैं बेटा आप कुछ? पहले से कुछ पढ़े हैं आप ऑर्गेनिक में? कुछ भी ना पढ़े हैं, मतलब एकदम जीरो है, शुरुआतें नहीं की हैं आप? कोई बात नहीं, मतलब मैं कुछ तो आना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर तो आता है ना, वही तो मतलब, और बेसिक का, जीओसी का, रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन कुछ, तब पर क्यों बोल रहे नहीं आता मुझे? मतलब आपने शुरुआत नहीं करी, मतलब पढ़ाई नहीं आपने नेट के लिए फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का पूछ रहे हैं, फिजिकल इनऑर्गेनिक तो किए ही होंगे, वो नहीं कर रहे हैं। फिजिकल इनऑर्गेनिक किए हैं, ऑर्गेनिक पढ़ाई नहीं बिल्कुल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आया कुछ मैंने बताया आपको खुला? ठीक है, तब फिर कहाँ कमजोर है? एक्चुअली देखिए होता क्या है, वही है ना कि जब जो पढ़ाई नहीं है तो खाली है, तो फिर तो खाली है, तो उससे कुछ नहीं बेटा। मतलब मेरा कहने मतलब ये जो मैंने बताया आपको समझ में आया ना? देखिए सुनिए, ये जो रिएजेंट आपके सामने लिखा है ना पर एसिड, इसके बहुत सारे काम होते हैं, और उन बहुत सारे कामों में 3 काम होता है। पहला, आपने एमसीपीवीए या पर एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पे आपने पढ़ा होगा या इंपॉर्टेंट यूज होता है, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन जोड़ने के लिए। भैया ऑक्सीजन है ना इलेक्ट्रोफिलिक, तो वो तो कहीं भी जा सकता है जहां पे इलेक्ट्रॉनिकली रीच हो। डबल बॉन्ड भी अगर होगा तो डबल बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉनिकली रीच होता है, तो डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन जोड़ दो, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और एक और है जिसके तरह से इसको यूज किया जा सकता है, वो है बिल्कुल कीटोन का ऑक्सीडेशन, बेयर वेलिजर ऑक्सीडेशन। और तीसरा होता है ये जो मैंने आपको पढ़ाया। लेकिन जानते हैं अगर एमसीपीबीए को या किसी भी पर एसिड को खाली 1 इक्विवेलेंट कहीं लिखा हो, एक ही दिया हो, स्पेशली मेंशन किया हो, तो चाहे कोई भी चीज हो, एक ही रिएक्शन आपको कराना है पहले, वो है हेटेरोएटम ऑक्सीडेशन। दैट इज मोर प्रोमिनेंट ओवर अदर। तो आप एक नोट करके लिख लीजिए। इसके बाद इस सवाल को भी आगे सॉल्व करने से पहले सवाल सॉल्व कर ले, अगर आप करना चाहें पहले, उसके बाद बता देता हूं क्या होगा बेटा। इसके बाद ये क्या था आपका? बी है ना? क्या बोलेंगे इसको आप? सल्फर एमी। चलिए सही है, यही बनेगा ना, देख लीजिए। अब बताइए क्या हम आपको क्या बोले थे कि आप ऑक्सीजन पे, सल्फर पे ऑक्सीजन क्यों लगाते हो? एक तो विड्रॉइंग बताया था, एक बताया था लीविंग ग्रुप है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लीविंग ग्रुप का मतलब दैट इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। और अगर बेस लियो ना बेटा, तो बेस लोगे तो हमेशा ध्यान रखना, बेस प्रोटॉन निकालता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो अगर बेस लोगे तब तो यहां पे माइनस चार्ज आएगा ना भाई, बेस लोगे तब। और न्यूक्लियोफाइल लोगे तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके पूरा का पूरा सल्फर वाला ग्रुप निकाल देगा। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात सुनिए। इस ग्रुप को मार्क कर लीजिए ऐसे, ये सल्फॉक्साइड। मैंने क्या बताया कि सल्फॉक्साइड विड्रॉइंग ग्रुप भी होता है, लीविंग ग्रुप भी होता है, बोला था। तो विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब बेस होगा तो प्रोटॉन निकालेगा बगल से, और लीविंग ग्रुप का मतलब कि पूरा का पूरा वो ग्रुप जो है वो निकल जाएगा अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो आपके पास क्या लिखा है? Na(N3) यानी सोडियम एजाइड, और एजाइड माइनस क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक, ये देखिए अब यहां पे भी बड़ा काम आने वाली बात है ये शीट। मतलब इसमें जितने बेसेस लिखे हैं आपके, उन बेसेस में Na(N3) नहीं है। इसका मतलब Na(N3) क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल है तो वो यहां अटैक करेगा और इसको पूरा का पूरा बाहर करेगा। तो जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? ये पूरा निकल जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? N3। कर लीजिए, ये क्या हो गया बेटा? लीविंग। क्या लिया आपने आगे? N3 माइनस, ये लीजिए यहां अटैक किया, क्या बन गया प्रोडक्ट? बेस ले लेते तो क्या बन जाता? इनोलेट।
नहीं, हाँ बोलिए। वो सर पहले स्टेप में सर हाँ हाँ वो सर जो है तो वो वहाँ पर कार्बोनिल पर अटैक करके वो साइक्लोप्रोपेन की बनाना है। अबे तब बनाना सल्फर पे प्लस होता है मेरे भाई, याद मत करो, याद वाला मत भी रहो यहाँ पे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जहर होती है, समझ गए? अगर आप रट के पढ़ोगे उसको तो जो तुम बोल रहे हो उसको बोलते हैं इलाइड, सल्फोनियम इलाइड, सल्फर पे प्लस नहीं है। हाँ, इसलिए जो है वही तो बोल रहा हूँ मैं। कल आपको बोला था, आपको याद होगा। होता क्या, आदमी क्या उधर पड़ा और अपना एक ढक्कन खोल के वहां के सेंस में भर लिया, मान लीजिए दिमाग की उन सेंस में वो फीड हो गया, वो क्वेश्चन है फीड हो गया। अब सवाल आया, आदमी सोचा यार हम तो यार पढ़े हैं यार, हमारा तो बिल्कुल सही है, ये आंसर आएगा, छाप दिया वही। अब वहां सल्फर पे प्लस नहीं था, यहाँ सल्फर पे प्लस। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से करो, आपको कभी कभी गलत होगा ही नहीं, कभी गलत नहीं होगा। और कभी कॉन्सेप्ट नहीं लगा करके याद करके चीजों को इंप्लीमेंट करोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहो, या गलत हो जाएगा तुम्हारा। अब आदमी जबकि आदमी पढ़ता गलत हो जाता, फिर कहता है गलत हो गया, इतना पढ़ के गए थे, मेहनत की तो सब पूरा गलत हो गया मेरा। तो वो तुम पढ़ के नहीं गए थे, रट के गए थे। पढ़ के जाओगे कभी गलत नहीं, गलत हो गया। अब वो तो बोले पॉक्साइड बना देंगे यार, सल्फर पे प्लस होना चाहिए बेटा, समझ गए? हाँ, लेकिन अब उसको लग रहा है ना, उसको याद किया है ना, हम समझ गए। है नहीं ना वो, बताओ है? अभी भी है, अभी भी है जो तुम सोच रहे थे। प्लस आने से क्या आ जाएगा? अबे इलाइड हो जाएगा यार, कमाल बोल रहे हो, इलाइड हो जाएगा और क्या, तभी तो लीविंग ग्रुप होगा। क्या बात कर रहे हैं यार, ऐसा मत बोले यार। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखिए। देखिए, आफ्टर द हेटेरोएटम ऑक्सीडेशन, after the heteroatom oxidation, if base or basic reagent is used, then nucleophilic substitution will occur. Then enolate formation will occur. Then enolate formation, या ब्रैकेट में आप इसको कार्बेनाइन फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है? इनोलेट फॉर्मेशन को कार्बेनाइन फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। इनोलेट फॉर्मेशन या कार्बेनाइन फॉर्मेशन ब्रैकेट में विल अकर। And if nucleophile is given, and if nucleophile or nucleophilic reagent is given, and if nucleophile or nucleophilic reagent is given, तो क्या होगा? Nucleophilic substitution. Then nucleophilic substitution, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा SN2। मैकेनिज्म क्या होगी उसकी? SN2 विल अकर। चलिए, हो गया भाई, समझ में आ गया ना आपको? अब हम आपको बहुत सारा सवाल दिखा रहे हैं, आप करके हमें बताइए, कुछ के ऑप्शंस भी देंगे हम आपको, ठीक है? देखिए सुनिए, अगर आप पूछेंगे कि सर इसके बगल में ये प्रोटॉन है, उसको निकाला क्यों नहीं आपने? क्योंकि बेस नहीं दिया। बेस ले लेंगे तो निकल जाएगा, समझ गए? तो N3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक मारा वो पूरा निकल गया। मिटा दो पूरा ना, ठीक। लिखिए, सवाल लिखिए।
मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको ये। ए बी बता रहा है इसमें हमको। पढ़े होंगे तो कर लेंगे आप, नहीं पढ़े होंगे तो फंस जाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। एक सवाल हमारी तरफ से, ठीक है, पेपर का, फिर आगे बढ़ेंगे। अब चाहे तो मैं आपको पहले आपको पेपर का बताता हूँ सवाल, अभी सवाल सारे नोट कर लीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, चलो आदमी क्या करता है, जैसे सवाल आदमी के पास आया है, नहीं पढ़ा उसमें बहुत कुछ है, बहुत सारा चीज़ डेप्थ में भी उतर के पढ़ा है, और नॉलेज लेते लेते उसके जो है वो थोड़ा थोड़ा पागल भी हो गया है, अजीब सा व्यवहार कर रहा है मतलब लोगों के साथ। तो उसके बाद जब पेपर देने जाता है तो वो हर एक क्वेश्चन से सोचता है कि ऐसा एक्सपेक्टेशन करता है कि नहीं नहीं ये हमारा भाई है, ये रिवर्स में हमको हमारे भाई की तरह जो बिल्कुल रिप्लाई करेगा, ये भाई बहन जो भी, बहन नहीं बोलूँगा मैं देखिए मतलब जो भी है वो है, रिप्लाई करेगा मुझे कुछ, और उधर से रिप्लाई आता नहीं है कुछ, तो फिर वो बड़ा परेशान होता है, समझ रहे हैं। और लिटरली आपको बताऊं, ऑर्गेनिक को अपना सगा मान के बिल्कुल कभी मत पढ़िए। अगर वो कभी आपने बोल दिया, कभी किसी के सामने बोल दिया हमें सब कुछ आता है ऑर्गेनिक में, तो आपसे भी बड़ा जो बैठा हुआ सामने, वो अगर आपको पकड़ लिया तो वहीं आप ध्वस्त हो जाएंगे। इसीलिए बोलिए, डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए। आई कैन ट्राई, मैं भाई ट्राई कर सकता हूँ, कभी भी आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि हाँ मैं सब मुझे आता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है बेटा। देखिए सवाल में आपको जो मैंने अभी बताया उसको लगा के देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिविंग रूम भूल गया हूँ मैं, लिविंग रूम लगा लीजिए, इसके बिना कुछ होगा नहीं। अब यार लगा लीजिए, वो भूल गया था एक्चुअली। नहीं वो कार्बोनिल नहीं, मतलब एस्टर है वो, उधर हमको अटैक ही नहीं कराना, कर जाता लेकिन हमको कराना नहीं था ना वो, इसीलिए हम दोबारा बी आर निकला भूल गए थे, बी आर है वो। तो क्या होगा कैसे होगा देख लीजिए आप सब, है ना। ये Ac माइनस है तो बी आर हटेगा, जुड़ जाएगा। फिर Ac पे NaIO4 लिखवाया मैंने आपको, Ac प्लस O माइनस हो जाएगा। फिर देखिए न्यूक्लियोफाइल दिया है, हटाइए एंथ्रीजोन। तो कुल मिला के अगर कोई ना भी करे
इस पूरे Br को हटाए और N3 जोड़ दे तो भी आंसर आ। ठीक है, तो आप उसको करिए। एक सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं आपके पेपर में जो सवाल आएंगे ये है आपका ये दिसंबर 2014 ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर है 112। ये पहले सवाल देख लीजिए। ग्रुप बैठाएंगे हम नोट कर लिए बेटा। तो कंसेप्चुअली समझ रही ना? ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 112। तो बड़ा करेगा ये दिसंबर 2014 का सवाल। केट के भी सवाल पे आऊंगा आपको, है ना? ये सवाल है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द रिएजेंट X and Y are respectively। ये भाई देखिए कुछ नहीं है यार, ये कुछ किया है इन्होंने। ये जो आप देख रहे हैं ये गड़बड़ जो यहाँ किया है, ये जिसके पेपर से स्कैन करा है उस पेपर से उसने लिखा है। ये चौधरी के सौजन्य से है तो इसलिए वो उसकी गलती है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप। हैं आपको जो फोकस करना है वो थोड़ा बताइए। आप ये बताइए इसमें बेटा क्या हो रहा है, आपको देखने से क्या लग रहा है इसमें इससे क्या किया गया है? ये तो कुछ रहा ना कि क्या लोगे इसमें, तो क्या लोगे तो तभी समझ पाओगे ना जब ये खुद देखोगे क्या किया है। बताओ ना भाई क्या किया है? देखो सब कुछ सेम है। ये वाला OH है, इसको हटा के बेस डाल दिया इसको हटा के बेस डाल दिया। मैं ये कह रहा हूँ यार, ये देखो ना यार, हाँ ये देखो थोड़ा ध्यान से देखो ना। इसको हटा के बेस डाला है। इतना तेज समझ लोगे तो फिर जरूरत क्या रहेगी यार? इतना तेज अभी आप समझ रहे हो, आपको लगता है हर जगह बेस ही होना चाहिए, वो ठीक है। अब ये देखो ना यार, और तो सब जगह सेम है ना। कुछ देखो, नहीं वो छोड़ो, सही है ना? अब देखो, अब OH को हटा दिया है और SO2 PH को लाया है ना? ठीक है, गुड। उसके बाद फिर क्या किया है? ये कुछ लाया है, हाँ लाया है ना? अब क्या हटाया है? हाँ तो इसीलिए हाइड्रोजन को दिखा रहा है। हाँ यही था, वो दिखा रहा था बंदा। कहीं इसमें प्रभावित रहा मेरे से थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा मेरे से प्रभावित भी हो जाइए ना भी सीखिए, प्रभावित भी हो जाइए तो भी आप उसको उस वे में ले जाके करने के इम्प्लीमेंटेशन सोचेंगे कि हाँ मुझे ऐसा सोचना चाहिए सवाल। अरे देखिए बात सीधी सी बात है भाई, इसी H को तो हटा के जोड़ा है? बस ये एक जरूरत है कि आप केमिस्ट्री के हैं तो आपके लिए हाइड्रोजन है, और अगर मैं केमिस्ट्री नहीं जानता तो मेरे लिए ABCD का H है। समझ गया? अब बताओ सल्फोन के बगल में अगर H हटाना है तो अभी हम क्या बताएं, क्या लिया जाता है? बेस। क्यों लिया जाता है? क्योंकि सल्फोन स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप है, और स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप जो होता है उसका बगल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और बगल का हाइड्रोजन अगर एसिडिक है तो उसके H को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? बेस। अब आप इसका रिएजेंट देखिए, सवाल नोट कर लिया बेटा।
रिएजेंट इधर है तो उसको इधर करना पड़ेगा। ये इसका ऑप्शन है। अच्छा तो दिखा दिए। अच्छा नोट नहीं करिए, नोट कर लिए। ऐसा मत करिए, सवाल तो नोट कर लीजिए, कम से कम सवाल नोट कर लीजिए। लीजिए, ये हाइड्रोजन लटका हुआ है, चाहिए इसको हटाना पड़ेगा। जो हमने आपको पढ़ाए हैं उसी पे बेस है ये। फिर हम गेट पे आते हैं और फिर हम आपको नेट का सवाल दिखाते हैं, है? एक इसमें धुआंधार आदमी का सोच है, उसको भी लगाने के बाद आदमी के दिमाग में बात आती है ना, वो भी बताऊंगा मैं आपको। वो होना चाहिए आदमी के माइंड में, नहीं तो फिर वो कहीं ना कहीं से उसको लेकर कंफ्यूज रहता है। भाई एक बात बताइए, अगर आपसे ये पूछ रहा है कि क्या लोगे, तो तुमको ये पता ही नहीं कि क्या करना है, तो कैसे तुम लोगे फिर? लेकिन नहीं एमसीपीबी हमको पता है, हमको भले उसका यूज न पता हो, लेकिन हमें पता है कि एमसीपीबी ये होता है कुछ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ने मार्क करवाया था, 3 स्टार लगवाया था। तो वो चीज नहीं देखना आपको, पहले इसको देखिए बेटा। गाइडेंस इवेलुएट की जो OH हटाया है और कल आया है SO2PH, और SO2PH के फिर बगल का H हटाया है और कल आया है। ये कुछ लाया है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, लेकिन लाया है। और इतना पता है कि सल्फोन के बगल का H एसिडिक होता है, सो वी कैन रिमूव द हाइड्रोजन विद द यूज ऑफ बेस। अब तो रिमूव करिए। सवाल आपके पास है, नोट में? हाँ देखिए, बताइए। पहले आप लोग एक्स देखते हैं, मैं वाई देखिए पहले। हाँ एक्स छोड़ दीजिए, एक्स म्यूट है। ये देखिए उड़ गया। ये जो मारा था भाई गलत है, जो भी रहा होगा, पता नहीं क्या सोच के मारा था, वो दोनों गलत थे। पहले आपने एक्स के बाद वाई पे जाना सीखा होगा, है? पहले वाई पे बाद में एक्स पे जाइए। उसको डिस्कनेक्शन अप्रोच बोलते हैं, मतलब पीछे से चलना, उल्टा चलना। सीधा भी चला जाता है, कभी कभी उल्टा भी चला जाता है। जब सीधा वाला बात थोड़ा सा कठिन हो और उल्टा वाला बात थोड़ा सा आसान हो, तो उसको सोचना चाहिए। एक बात बताइए, अब कोई कह रहा सर हमको ये नहीं पता था इसमें बेस कौन सा है। अरे तुमको ये तो दिख रहा है कि इसमें BF3 लिखा हुआ है, और BF3 बेस नहीं होता। BF3 में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो लुईस एसिड होता है। तो लुईस एसिड है ये, और लुईस एसिड प्रोटॉन नहीं निकालता, बेस निकालता है। और देखिए दोनों में सेम बेस है, और दोनों में सेम चीज लिखी हुई है, जो भी आई डोंट नो, आई नो बट यू डोंट नो, यू मे आल्सो नो, बट एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि नो हो जाए, लेकिन दोनों में सेम है। अब एक बात बताइए, किसी को अगर ये बात बताए कि बेस होगा, बस हो गया, उसको तो दूसरा करना ही नहीं है, क्योंकि दूसरा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों में सेम ही है। अब बताइए जब दोनों का वाई सेम है तो क्या जरूरत है मैकेनिज्म करने की? ऐसा तो है नहीं कि करिश्मा कर दोगे तुम, बेस लगा के प्रोटॉन निकाल के अटैक करा के, क्योंकि प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो दिया है। और जानते हैं कमाल की बात क्या, प्रोडक्ट पूछ ही नहीं रहा, पूछ रहा है रिएजेंट बताओ। रिएजेंट हमें मिल गया था, हम क्यों प्रोडक्ट बनाए थे जब प्रोडक्ट बना दिया है। तो अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो भी गधा है, तो समय खराब कर रहा है। समय खराब करना मतलब गधा। जी सही बात है, हो गया, ये आपको समझ में आया बेटा। अब अभी हमने आपको थोड़ा सा लॉजिक बताया था, वो जो लॉजिकल अप्रोच है, थोड़ा पढ़ा भी हुआ है हल्का सा। हमने आपको बताया था कि कहीं भी सल्फोन आता है तो वो पहले सल्फर होता है, सल्फर को सल्फोन में बदल सकते हैं आप। तो आपके माइंड में ये क्लिक करेगा, ये कहां से करेगा, थोड़ा देखें आप, ये देखिए, नहीं ये देखिए। और ये तो चल ही रहा कि आपको पढ़ा हुआ है, किसी को आता है कि यार पहले सल्फर जोड़ देंगे, फिर सल्फर जोड़ेंगे, फिर सल्फर पे ऑक्सीडेशन कर देंगे, सल्फर पे ऑक्सीडेशन करेंगे तो सल्फोन बन जाएगा, और फिर सल्फोन के बाद पे हम बेस लगा के प्रोटॉन निकाल सकते हैं। देखिए ये देखिए, पहले सल्फर जोड़ दिया। अरे सल्फर जोड़ने का मतलब क्या हुआ? अरे OH को हटाओगे, कैसे हटाओगे OH को?
लीविंग ग्रुप बना के। OH को लीविंग ग्रुप बनाओगे तो OH माइनस की तरह ही तो निकालोगे, या OH को उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकालोगे ना तुम, तो क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, न्यूक्लियोफाइल कोई ना कोई। तो ये जो PHSH है वो है न्यूक्लियोफाइल। अब अपना सवाल देखिए, सवाल में देखिए OH को हटा के SO2PH आया है। रुकिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हटा के ये ला रहा है, ला रहा है। अब बताओ OH को हटाना है तो कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ठीक है। अब मान लो तुम्हें आता है तब तो तुमको मैंने ये बता दिया ऐसे करने का। अब मान लो तुम्हें कुछ नहीं आता, तो तुम्हें अगर ये भी पता चल गया कि OH को हम लीविंग ग्रुप की तरह निकालेंगे तो मुझे सल्फर का न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अरे सल्फर ही ना मारेगा अटैक, देखो सल्फर को जोड़ा गया है ना, तो सल्फर का न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए OH पर? OH हटेगा तो सल्फर का अटैक करेगा, और सल्फर के ऊपर क्या होना चाहिए? लोन पेयर। अब हमारे पास दो है, ये देखो PHSO3H और PHSH हम लिख रहे हैं। अरे कम से कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आती हो यार, ना ऑर्गेनिक आती हो तो। लो भैया बताओ भैया, सल्फर पे लोन पेयर है ऊपर, अटैक कैसे मारोगे सल्फर से? क्या सर वो हमें पता नहीं, मार सकते हैं। सल्फर पे लोन पेयर है, सल्फर का ऑक्टेट पूरा, सल्फर का मैक्सिमम कोवेलेंसी गेंड है +6, सल्फर के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं, और PHSH में सल्फर पे लोन पेयर। तो पूरा रीजन सुनिए, ये लिखा हुआ है PTSA। PTSA का मतलब होता है पैरा टॉलुइन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले OH का प्रोटोनेशन होगा और OH बढ़िया लीविंग ग्रुप में चेंज होगा, उसके बाद उस पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो SPH जुड़ जाएगा, फिर SPH पे पर एसिड लेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और सल्फॉक्साइड बनेगा पहले, और फिर क्या हो जाएगा? सल्फर। अब देखिए कमाल की बात, आदमी क्या सोच रहा है कि सर यहाँ MCPBA 2 तो नहीं लिखा, तो 1 भी तो नहीं लिखा। ये नहीं सोचना है आपको, आपको ये देखना है उसने तो सल्फोन दे दिया है यार, दे दिया उसने, लिख दिया है। आपको इसके बारे में सोचना है कि 1 ले कि 2 ले। 1 2 तब देखा जाता है जब उसके साथ 1 इक्विवेलेंट लिखा हो, अदरवाइज नहीं देखा जाता। समझिए मेरी बात को, पहला MCPBA सल्फॉक्साइड, दूसरा MCPBA सल्फोन। अब पूरा बेटा देखिए, दूसरे स्टेप को इवेलुएट करने से आप पहला दूसरा काट सकते हैं, और ये इवेलुएट करने से कि O को हटा के S को लाना है तो सल्फर का न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और बेटा सल्फोनिक एसिड सल्फर का न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, क्योंकि उसमें सल्फर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता, जबकि इसमें है। तो इस बेस पे आप ये वाला ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? मैं करके दिखाता हूं आपको इस पर। आ गया समझ में बेटा? हाँ, ये चीज आप मार्क कर लीजिए कि जो हमने H हमने मार्क किया है उस H के हिसाब से हम एसिडिक हाइड्रोजन समझते हुए बेस के हिसाब से 2 ऑप्शन काट सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये रहा आपका ये रहा, मैं दिखा देता हूं, उसको लिख लीजिए बेटा सवाल में ऐसे, यहां पे ऐसे लिख लीजिए। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या चाहिए? दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, एसिडिक होगा तो क्या चाहिए? बेस। और कौन सा बेस लिया इसने? ऐसे लिख लीजिए, वही जहां आपने सवाल लिखा है वही नोट करिए। और ये क्या है भैया? लीविंग ग्रुप। आप लोग बोलते हैं ना वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है, OH पूर्ण लीविंग ग्रुप होता है, तो पहले उसको प्रोटोनेट करते हैं तो OH2+ बनता है, OH2+ में ऑक्सीजन भी प्लस आ जाता है तो बढ़िया लीविंग ग्रुप बन जाता है। तो वही किया है वहां पे, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप है, क्या ला रहा है हमको? सल्फर न्यूक्लियोफाइल। और सल्फर न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जब सल्फर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जैसे कि PHSH। सल्फोनिक एसिड दिया ना था उसमें एक ऑप्शन तीसरे में, वो गलत।
क्योंकि उसमें सल्फर पे लोन पेयर नहीं। ऐसा लिख लीजिए बेटा प्लीज, फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसको कर लीजिए, फिर मैं सवाल को सॉल्व कर देता हूँ और सारे जितने रीजन लिखे उनका मतलब बता देता हूँ। क्या कर लेंगे आप? कर लेंगे आप? इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। PTSA जो है उसके बारे में लिख लीजिए, वो है पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। जस्ट प्रोटोनेट द OH, OH2+, ठीक। देन ऐड द न्यूक्लियोफाइल SPH, देन MCPB से क्या हो जाएगा? सल्फोन। अब सल्फोन के आगे का पता है? मुंह ताक रहे हैं आप, हमारा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। PTSA का मतलब हो गया TSOH यानी पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। अरे जब लीविंग ग्रुप निकल के कार्बोडाइल बने तो उसको कौन सी मैकेनिज्म बोलते हैं? SN1। सो इट्स SN1 है ना? लिख लो भाई, लिख लो। नया सवाल है ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहते हैं। इसके आगे का तो पता है ना भाई, क्या लिए हो? MCPB है तो सल्फर पे 2 लोन पेयर है, तो सल्फर यही बेटा दिया था आपको। ये X आपसे पूछ रहा था, तो X में कौन सा हो गया? PHSH के साथ पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड मतलब एसिड, और उसके बाद फिर MCPB। ठीक, आगे मैं नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आगे मैंने आपको समझा दिया है, वो इनोलेट का कॉन्सेप्ट है। सल्फोन के अल्फा से हाइड्रोजन निकालना है और इनोलेट बनाना है। चूंकि करना ही नहीं है आपको क्योंकि प्रोडक्ट दिया हुआ है बेटा, ठीक है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप उसको करिए आगे, तो नहीं बनाना। ठीक, अच्छा सोडियम एसिटेट क्या होता है भैया? एसिटिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड। आपने कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस वीक होता है, और जो वीक एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है ना? तो एसिटिक एसिड क्या हुआ? वीक एसिड। तो सोडियम एसिटेट क्या हुआ? उसका कंजुगेट बेस यानी स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम एसिटेट कहीं पे लिखा हुआ दैट मींस बेस। चलिए भाई, क्लियर हो गया ना आपको? तो बेटा वैसे तो मैकेनिज्म करने का कोई जरूरत नहीं, समझ लीजिए तब भी आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये पूरा बन जाएगा। अब आप एक सवाल देखिए, और एक उसके बाद हेडिंग बैठा दीजिए पहले आप, पहले सवाल देख लीजिए फिर। हो गए भाई, समझ में आ गया ना आपको? ठीक, वो चारों सवाल भी कर लीजिएगा और ये सवाल मैंने बता दिया आपको नेट का। लिख लिया था ना भाई? नहीं लिख पाए थे? लिख लिया, लिखने के बाद भी लोग टॉपिक तरफ निहार करेंगे। ये इस तरह से रखिए, ऐसे कौन कहाँ लटका हुआ है पता नहीं चल रहा है। हाँ ये सवाल देखिए, गेट 2015 का सवाल है यार, ये बड़ा थोड़ा सवाल लगेगा आपको, अच्छा सवाल लगेगा लेकिन बहुत आसान है। हाँ देखिए, गेट 2015 का सवाल है। आपने सही से ना अगर जो पुराने ईयर के पेपर आए उन्हीं को सॉल्व कर लीजिए सही से, लेकिन हाँ ऐसा नहीं सॉल्व करना है कि बस उठाया सोल्यूशन लेके बैठ गए कोचिंग का, प्रणाम किया शुरू हो गए। गेट 2013 तो 2012 तो 2014 रट डाले पूरा,
सारा सवाल रट डाले, उसके बाद फिर होगा गारंटी नहीं है। मैं ये दोनों सवाल आपके सामने लिखना चाहूंगा। ये एक सवाल है आपके पास जो इस बार के नीट 2015 का सवाल है, आंसर आपके पास है, ठीक। वैसे सल्फॉक्साइड देखिए इसमें, ठीक है। सवाल नोट कर लीजिए प्लीज, सवाल नोट कर लीजिए। मैं चाहता हूँ सवाल नोट कर ले, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं आपको उसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। दिसंबर 2018 का पेपर है क्या आपके पास? हमारे पास है, स्कैन है, मैं खाना चाहता हूँ। राहुल, वो मेरा वो मोबाइल देना, सैमसंग वाला मोबाइल देना। तुमको दिए थे यार। आप बताइए इसको थोड़ा सा, आप इनको समझ में आ रहा आपको? आप इस समझ में तो देखिए, ये तो आ रहा है। रुक जाओ, जो तुमको चादर थी उससे चलो सैमसंग वाले से सोचा, उसमें व्हाइट वाला रखा हुआ, व्हाइट पेपर चाहिए में से पेपर तो पढ़ा है लेकिन हाँ ये एक तो ये हो गया सवाल आपका, एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 51 नहीं 51 ये 83 जी 83 प्लीज नोट करिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे किया जाता है। ये इस बार के पेपर का समझ है ना। ये आपका है दिसंबर 2018, क्वेश्चन नंबर 83। देख लीजिए बेटा, नेट ऊपर है, उसके बाद गेट है। अगर नेट की चीज़ों को आपको समझना है
गेट 2015 और नेट 2018 दिसंबर 2018, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर गेट का कोई सवाल किया है तो वो इस सवाल पे अप्रोच नहीं कर सकता, लेकिन सही बात ये है कि गेट के सवाल को कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया इस रीज़न से, क्योंकि वो सोचता है कि जब मैं सोल्यूशन पढ़ूंगा तो मैं उठा लूंगा किसी कोचिंग का सोल्यूशन और बुक की तरह रहेगा, उसको मैं बाँच दूंगा बढ़िया से आराम से, बस हो गया मेरा। अब उसके पीछे कंसेप्ट नहीं है उसको समझ में आया है, समझ रहे हैं, केवल सवाल आया है और सवाल में मतलब गेट 2015 इज कंप्लीटेड, नीचे उसका साइन है, ठीक है, जो उसने खुद मार रखा अपने दिमाग में। तो ये चीज नहीं सही है, थोड़ा सा देखिए, नोट कर लिया आपने, ये बिल्कुल ये खुला हुआ है आपका और वो सवाल और आपको मैंने क्या बताया था, कौन सा था? हाँ इससे पहले था जी ये ये सवाल उस सवाल में थोड़ा सा कंपेयर करूंगा मैं, ठीक है, आपस में, वो चीज बहुत जरूरी, इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको इसमें। लिख लिया सवाल आपने? उस सवाल को मैं इसके बगल में नोट कर लेता हूं। ये सवाल था आपका दिसंबर 2018, ये सवाल है जो अभी आपने इसके पहले नोट किया, इट विल बी दिसंबर गेट 2015, यही है जी, बिल्कुल यही। इसमें रिएजेंट अप्लाई किया है Ac2O NaOAC, ये गेट 2015, ये वाला दिसंबर 2018। अब आप कहिए कि इन दोनों में कोई समानता नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या सिमिलरिटी है भाई इसमें? इसमें सल्फर है, इसमें सल्फर है भाई, इसमें सल्फर है, इसमें सल्फर ऑक्साइड, इसमें भी Ac2O है, इसमें भी Ac2O है। अब कोई कहे ना, ये सवाल पहली बार आया है पेपर में, ऐसा नहीं, पहले भी था, लेकिन या तो आपकी नज़रों से नहीं निकला था, टीचर की नज़रों से तो निकलने की बात ही नहीं आती, कि वो अपनी नज़र से निकालना ही नहीं चाहता कुछ, उसकी नज़रों से तो बस वही निकले जो आसान आसान चीज़ें हैं, ताकि बच्चों तक पहुंच जाए, वो उसको समझ ना जाए। अब एक बात बताइए, जैसे अब इसी सवाल को अगर आप देखें ध्यान से, इस सवाल में लिखा हुआ है MCPBA 1 इक्यूल, ठीक है, आपके पास कीटोन है, आपके पास SPH है, आपके पास ये पूरी रिंग है, कितनी रिंग है भैया? 10 नंबर, 10 कार्बन की रिंग है ना, 10 कार्बन की रिंग, 10 नंबर्ड साइक्लिक रिंग, कीटोन भी है और SPH भी, 1 इक्विवेलेंट दिया, ठीक। अगर आप इस सवाल को ढंग से प्रैक्टिस करे हैं, मान लीजिए पढ़े हैं, तो बड़े आराम से इस सवाल को उठा सकते हैं। और अगर आपने इसको पढ़ा तो है लेकिन याद किया है उसको, मतलब पूरी मैकेनिज्म रटी है, मैकेनिज्म समझते हैं आप, मैकेनिज्म, कुछ लोग क्या करते हैं ना, मैकेनिज्म करते हैं, मैंने प्रोटॉन निकाला, कार्बन आयन बनाया, फिर अटैक मारा, वो एक तरीका होता है ऑर्गेनिक करने का। अगर वैसे भी किया है आपने तब भी सवाल नहीं कर पाएंगे, तब आप लिंक ही नहीं कर पाएंगे। लिंक समझते हैं? पढ़ने के बाद भी कोरिलेट करना, कोरिलेशन बहुत जरूरी है बेटा। देखिए मैं कोरिलेट करता हूं इस सवाल को, ये सल्फर है SPH, अभी हमने आपको बताया सेलेनाइड, सल्फाइड बताया, सल्फर के ऊपर 2 वैलेंसी है, सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर है, यहां सल्फर ऑक्साइड। बताओ अगर तुमको किसी सल्फर को सल्फर ऑक्साइड में चेंज करना है तो मेरे रिएजेंट बताया मैंने अभी आपको, कि क्या रिएजेंट ले सकते हैं आप, उन्हें लिया है, ठीक। अब दिक्कत ये आती है कि जब आदमी कीटोन पढ़ता है तो कीटोन के साथ जब ये MCPBA लिखा होता है तो वो बेयर बेलिजर ऑक्सीडेशन भी पढ़ा हुआ होता है उसके साथ, तो वो उसके साथ वो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर किसी को ये बात नहीं पता है ना, उसने ये सवाल को कोरिलेट नहीं किया तो वो कर नहीं पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं प्यूमरल रीअरेंजमेंट। बट प्यूमरल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है जो इनोलेट के साथ कोरिलेट करना है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए बेटा। अच्छा एक बात बताइए बेटा, सल्फर को S डबल बॉन्ड में क्यों चेंज किया जा रहा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बनेगा,
इलेक्ट्रॉन विट्राइन क्यों बनेगा? क्योंकि इसके बगल का हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो हेडिंग डाल लीजिए आप इसके साथ, इस सवाल के साथ। ये तो कोरिलेट तो कर लिया ना बेटा, आया ना? देखिए सुनिए, इसने लिखा हुआ है एक्वस Na2CO3, इन्हें लिखा वाटर, लेकिन नेट में इसको मतलब गजब से तरीके से सेट किया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट बेस होता है। क्या होता है? बेस। अब इस शीट में देखिए सोडियम कार्बोनेट के बारे में मैंने क्या लिखा। सोडियम कार्बोनेट इज अ वीक बेस, पोटेशियम कार्बोनेट इज अ वीक बेस। तो इसमें बेस का जो रोल है सोडियम एसिटेट प्ले कर रहा है, इसमें बेस का रोल कौन प्ले कर रहा है? बेटा मतलब सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको वैसे सवाल नहीं देगा जैसे आपने पढ़ा है, कुछ ना कुछ बदल देगा उसमें, लेकिन वो जो बदला हुआ है वो इतना रहेगा कि पहले भी बेस था तो बाद में भी बेस रहेगा। उसने देखिए इसमें क्या लिखा था, NaOH और वाटर अलग अलग लिखा था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक्वस सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो ये इसका कोरिलेशन है। पूरे सवाल को अगर मैं मिलाना चाहूं तो मिला दिया। देखिए मैंने S डबल बॉन्ड O को मिलाया मैंने इस रिएजेंट से। ये रिएजेंट यहां नहीं दिया है क्योंकि इसने पहले सल्फॉक्साइड दिया हुआ है। उसके बाद Ac2O इसमें भी है, Ac2O इसमें भी है। देखिए इसमें बेस सोडियम कार्बोनेट है, इसमें बेस सोडियम एसिटेट है, इसमें एक्वस है, इसमें भी एक्वस। अब आप इसको सुनिए, इसका यूज क्या होता है। जब कभी भी किसी सल्फॉक्साइड को डबल बॉन्ड O में चेंज करना हो, किसमें चेंज करना हो? डबल बॉन्ड O में, तो इस स्कीम का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्कीम को बोलते हैं, इसमें Ac2O यानी कि मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि CH3CO OCO CH3 लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और उसके बाद उसको वाटर के साथ ट्रीट कराया जाता है। तो पूरा का पूरा सल्फॉक्साइड ग्रुप हट के वहां डबल बॉन्ड O आ जाता है, यानी कि कीटोन या एल्डिहाइड बन जाता है। और उसमें जो स्कीम इस्तेमाल होती है वो अलग होती है, उसको प्यूमरल रीअरेंजमेंट बोलते हैं। बट इस स्कीम को इनोलेट के थ्रू ही पढ़ा जाता है। ठीक है, इनोलेट के थ्रू ही इसको चला जाता है। तो आप एक काम करिए, इसको समझ गया ना कोरिलेट करके आप? ठीक है, अब इसमें लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, कन्वर्जन ऑफ सल्फॉक्साइड कन्वर्जन ऑफ सल्फॉक्साइड। इसीलिए अब की बार मैंने पहले से ही बदल लिया अपने आप को, समझ रहे हैं? मैंने बहुत ही इसको इवैल्यूएट किया। मैंने कहा कि अब जिस तरीके से मैं पढ़ाता था पहले, अब उसको थोड़ा सा बदल लूंगा मैं। उसको मैंने पहले मान लीजिए मेरे पढ़ाने में क्या था, मान लीजिए 40% थ्योरेटिकल था, 60% मान लीजिए अप्लाइड था, प्रैक्टिस था। अब मैं उसको कम कर दूंगा। अब मैं थ्योरेटिकल पे कम रहूंगा और अप्लाइड पे ज़्यादा रहूंगा। जितना अप्लाइड पे रहूंगा उतना फायदा होगा, क्योंकि जितने सवाल आपके नज़रों से निकलेंगे उतना आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा कोई चीज़। क्योंकि एक सवाल किया, 2 सवाल किया, 4 सवाल किया, हो सकता है आपको, और उसमें भी मेरी प्रायोरिटी होगी बुक के सवाल, बुक के सवालों की, पेपर के सवालों की, ताकि उनसे सिंक्रोनाइजेशन मिले बेटा आपको। जब आप ऐसे फैल जाएंगे ना तब आप कभी सवाल नहीं कर पाएंगे। सिंक्रोनाइज रहेंगे, आपको लगेगा नेट के हर क्वेश्चन को मैंने पढ़ रखा है, गेट के हर क्वेश्चन को मैंने पढ़ रखा है, उसके पीछे कंसेप्ट को भी पढ़ रखा है, तब आप कभी नहीं। देखिए 2015 के अगर किसी सवाल को किसी ने सॉल्व किया होगा तो बताइए क्या 2018 का सवाल सॉल्व नहीं कर सकता वो? लेकिन अगर वो समझ के पढ़ा है और समझ के नहीं पढ़ा है तो फिर वो नहीं कर सकता। ठीक है बेटा? तो द कन्वर्जन ऑफ सल्फॉक्साइड इनटू कार्बोनाइल, ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिएगा, through inolate formation. पहले मैं आपको इसको बिल्कुल उस तरह से पढ़ाता हूं जिस तरीके से आप इसको रिटेन कर सके। बाद में उसकी मैकेनिज्म अगर आप बोलते हैं तो मैं बता दूंगा आपको। क्या बोला मैंने आपको? सल्फॉक्साइड, ठीक है, सल्फॉक्साइड के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन। भाई इनोलेट कैसे बनाओगे बताओ? भाई सल्फॉक्साइड के बगल में हाइड्रोजन होगा तभी तो इनोलेट बनाओगे। तो सल्फॉक्साइड के जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है सल्फॉक्साइड, उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब कि इनोलेट बनने की पॉसिबिलिटी होना चाहिए। और उसको डबल बॉन्ड में चेंज करना चाहते हो, पूरा का पूरा सल्फॉक्साइड हटा के डबल बॉन्ड लगाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या स्कीम इस्तेमाल की जाती है वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। और
उसमें जो नेम रिएक्शन छिपा हुआ है, उस नेम रिएक्शन का नाम है प्यूमरल रीअरेंजमेंट। बट प्यूमरल रीअरेंजमेंट से पहले मैं आपको इसको जरूर बताना चाहूंगा कि ये हो कैसे रहा है इसमें, ठीक, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्लियर हो गया बेटा बात? ठीक, हेडिंग डालिए, सवाल